नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज बाखबर में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। बात की जाए अगर एमसीडी चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का 135 सीटों पर कब्जा हो गया है। दिल्ली एमसीडी के 250 वार्डों पर चुनाव हुए थे। 2017 की अगर बात की जाए तो उन चुनावों में बीजेपी को 181 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिली थी। तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं। पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें भी जीत ली हैं। आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी का दर्जा पा चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का धन्यवाद किया है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभर करके सामने आई है, आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा चौंकाया। और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आशीष जी से। आशीष जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी का जो राइज देखने को मिला है, चाहे एमसीडी चुनाव की बात की जाए, चाहे अभी हाल ही के गुजरात के नतीजे जिस तरीके से निकल करके सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इसे और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो उभार हासिल किया है, जो भी, तो ये पिछले 10-12 सालों में जो वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाले जो दल हैं, जो विकल्प की राजनीति करते हैं, या जो 2 महत्वपूर्ण दल हैं, ये जो कांग्रेस और भाजपा, ये इनकी कहीं ना कहीं जनता में जो थोड़ी सी साख कमजोर होती है, भरोसा कम होता है, ये उसका परिणाम है जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सबसे पहले 15 साल की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ा था। उसके बाद वो पंजाब में एंटर हुए। उसके बाद उन्होंने कड़ी चुनौती देने का एक पूरी माहौल बनाया गुजरात में। मध्य प्रदेश में उन्होंने एंट्री करी लोकल बॉडीज में। तो इसलिए जहां भी ये आम आदमी पार्टी का दखल शुरू होगा या जहां भी उसकी एंट्री होगी, वहां पर ये इस बात की चेतावनी है कि जो विपक्ष में जो पार्टी है या जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उन दोनों के लिए ये एक इम्तिहान की तरह है ये पार्टी, कि वहां पर वो अपने आप को, ये जो दल हैं, अपनी विश्वसनीयता को और अपने कामकाज को बिल्कुल उसका उसकी रफ्तार बना के रखे, जनता में भरोसा बना के रखे। आम आदमी पार्टी ने जो आज गुजरात में प्रदर्शन किया, उसकी सीटें कम है, लेकिन तकरीबन 12-12.5% वोट उसके पास आया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कांग्रेस का, और उसमें कांग्रेस का वोट सीधा खत्म हो गया है। कांग्रेस 27% के लगभग आई है। पिछली बार वो 41% थी। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा आगे आने वाले समय में। और अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान के संदर्भ में इसे देखें, तो मध्य प्रदेश में भी एक, हालांकि कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत विपक्ष माना जाता है, क्योंकि नंबर के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन संगठन के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के संगठन में कहीं ना कहीं दरारें दिखती हैं। और उस वक्त उस जगह पे, जबकि कांग्रेस 15 महीने की सरकार चला के सत्ता से हटी है, तो ऐसी जगह पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी कोई जगह तलाश ले। और आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 साल से मध्य प्रदेश में इस तरह का संघर्ष कर रही है, इस तरह की कवायद कर रही है। तो अगर ये जरूरी होगा, और ये सिर्फ चिंतित होने की जरूरत कांग्रेस की नहीं है, ये सत्ता में अगर भाजपा है तो, या कहीं और दल हैं तो, उन सबके लिए जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ सालों में जो भारतीय राजनीति में जो विपक्षी पार्टियां आई हैं, उभरी हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का उभार इसीलिए चौंकाता है क्योंकि उसने 2 सरकारें बहुत जल्दी बनाई, और उसने कुछ अपनी नेतृत्व की ऐसी साख बना ली कि तमाम आरोपों के बावजूद भी जनता का भरोसा उस पर से कम नहीं हुआ। तो ये लेसन जो होगा, ये दूसरे राज्यों के दलों के लिए भी होगा। जी, चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर राहुल से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर राहुल, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी का जो उभार देखने को मिला है, वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज है, आम आदमी पार्टी यदि आगे निकल रही है तो आप उसको 2 संदर्भों में सोचें। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अब हिंदुस्तान में स्थिति ये हो गई कि 2 विचारधाराओं को लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब एक नई चीज उभर करके जो सामने आई है, बीच में आपने देखा होगा बसपा भी एक विचारधारा को लेकर के निकली, लेकिन उस विचारधारा का भी समर्थन हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं किया। आप
आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा लेकर के नहीं चल रही, वो सिर्फ एक मकसद को लेकर के चल रही है कि प्रशासनिक कसावट किस दृष्टि से हो और जी। आम लोगों को किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो। ये कोई विचारधारा नहीं है। इसको कहते हैं कारपोरेट कल्चर, मतलब राजनीति में एक कारपोरेट कल्चर का प्रवेश होना। अब ये सिर्फ ये हो गया कि किस तरीके से प्रशासनिक कसावट हो पाए, तो ये विचारधारा नहीं है। इस वजह से आम आदमी पार्टी को जो प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि दिल्ली में उन्होंने किया, मतलब इतने सालों तक कांग्रेस की सत्ता होने के बाद भी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद भी दिल्ली पर कब्जा आम आदमी पार्टी का बना हुआ है। वो आगे धीरे धीरे सत्ता आप देखते चले जा रहे हैं कि राजस्थान, इसके बाद में अभी आपने गुजरात में देखा, उन्होंने खाता खोल लिया। तो ये शुरुआत है और धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। तो ये सिर्फ ये है कि जो युवा वर्ग है हिंदुस्तान का, वो ये चाह रहा है कि कसावट किस तरीके से, क्योंकि प्रशासनिक रूप से परेशान है। हर व्यक्ति आज प्रशासन से परेशान है और प्रशासन से परेशान होकर वो मुक्ति चाहता है। वो किसी विचारधारा के साथ जुड़ना नहीं चाहता। उसको चाहिए कि हमारा काम जो होना चाहिए वो हो जाए तत्काल प्रभाव से। तो और आम आदमी पार्टी के जो लोकप्रिय केजरीवाल जी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज आइडियल यदि बना के देखा जाए कि दिल्ली में जिस तरीके का विकास हुआ, जिस तरीके से विकास, स्कूलों का विकास हुआ, जिस तरीके से मोहल्ला चिकित्सा चली, ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो यूनिक है, जो केजरीवाल जी को खड़ा कर रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसा है कि जो प्रशासनिक कसावट ला सकती है। तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी अब एक तीसरे मोर्चे के रूप में उभर करके हिंदुस्तान में सामने दिखाई दे रही है। जी आशीष जी, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि एमसीडी के चुनाव में हमने जिस तरीके से देखा, 15 साल से बीजेपी वहां पर जमी हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको हटा दिया और आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन वो दिल्ली में लेकर के आए। कि एमसीडी के बारे में ये कहा जाता था कि भाई बीजेपी इतने लंबे समय से है, तो क्या कारण रहे? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या कोई दूसरा कारण था? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एमसीडी का जो मामला है, वहाँ पर तो जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की 15 साल की, तब भी भाजपा ही एमसीडी पे काबिज थी। तब भी कांग्रेस वहाँ पर एमसीडी की सत्ता में नहीं आ पाती थी, लोकल दिल्ली की सत्ता में। और बड़े अजीब नतीजे होते थे कि एक वक्त ऐसा था कि वहाँ की संसदीय सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन एमसीडी में भाजपा काम करती थी। तो इस तरह का हुआ। अभी वहाँ भाजपा के सांसद हैं, सब हैं, और ये आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई सत्ता में। तो दिल्ली का जो मूलतः जो पूरा चरित्र है, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है, मैंने दिल्ली में ये दोनों चुनाव देखे, आम आदमी पार्टी के कवर भी किए हैं वहाँ रह के। तो ये वहाँ का जो है, उसने, उस पार्टी ने आम आदमी को, और जो थोड़ा सा जिसको वंचित शोषित तबका भी कह सकते हैं, समाज का निचला तबका है, मध्यम वर्गीय है, उन पर बहुत गहरा असर डाला हुआ। ये 12-13 से मैंने वहाँ देखा, जब वो ये शुरू हुआ था उनका, उन्होंने इतना गहरा प्रभाव उनका है वहाँ पर कि जितना, जैसे कहा जाता है कि एक बात है कि यदि राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी को टारगेट पे लेती हैं या उनके बारे में कुछ खराब शब्दों को इस्तेमाल करती है, तो उनको सिंपैथी मिलती है। ये अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली में आप उनको जितना हिट करोगे, वहां के लोग उनको उतना सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये वहां का मैंने माइंडसेट देखा है। तो वो इसलिए उन्होंने उस चीज को पकड़ के रखा हुआ है। और अभी जो दिल्ली की सरकार है, अब तो लंबे समय से चूंकि चल रही है कोई बिना किसी दिक्कत के, तो वहां पर उन्होंने जो है उसी चीज को पकड़ा हुआ कि आम आदमी की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। वो राष्ट्रीय एजेंडे पे बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों पर। तो जनता को जरूरत भी उन्हीं चीजों की होती है। जनता को मुद्दों की जुगाली से बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो उस चीज को उन्होंने जो पकड़ा हुआ है, उसकी वजह से, हालांकि उनकी कोई असफलता ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन रातों रात कोई चेंज होते भी नहीं है जैसा वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम उसको किसी भी नजर से देख लें, समीक्षात्मक रूप से, आलोचनात्मक रूप से, जनता को तो पसंद आ रहा है उनका जो मॉडल है। तो इसलिए एमसीडी में जो उनकी सत्ता जो आई है, मुझे लगता है कि शायद जनता को ये लगा कि जब सरकारें चला रहे हैं और क्लिनिक ये चला रहे हैं, स्कूल अस्पताल चला रहे हैं, तो एक पूरा एक कंप्लीट जो वो है पैकेज उनको दिया जाए। भाजपा की जो नाकामी वहां पर ये रही, मुझे यही उसमें समझ में आता है मोटे तौर पर, कि एक पूरा कंप्लीट एक
जनता का माइंडसेट ये रहा। और फिर दूसरी बात ये हुआ कि अभी इस चुनाव के ठीक पहले से, गुजरात चुनाव और इस एमसीडी चुनाव के ठीक पहले से आम आदमी पार्टी कई नेता टारगेट पर है जी। उस आरोप गलत हैं, सही हैं, ये सब तो फैसले होंगे, लेकिन उनका एक मंत्री जेल में है, को टारगेट किया छापे गया। पड़ रहे हैं डिप्टी सीएम के पास, ये सारी चीजें हो रही। तो ये एक सिंपैथी भी उनको शायद मिली, मुझे ऐसा लगा उसमें कि कुछ एक जो पुरानी भावना जो 12-13 में उन्होंने पैदा की थी लोगों के बीच में, वो ज्यादा बलवती हुई उसमें। तो इसलिए ये जो मुद्दों की बातें होती हैं, ये बड़े दलों और बड़े विचारक करते हैं, वो सीधी बात करते हैं जो जनता को हिट करती हैं जो चीजें। तो ये देखा जाना चाहिए कि राजनीति में केंद्र की सरकार जो होती है, केंद्रीय जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, तो वहां पर इस तरह के मुद्दे और वो बात की जा सकती है और उससे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन एमसीडी के जो चुनाव होते हैं वो तो सीधे होते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य पे आप क्या करके दे सकते हैं। तो उस तरह के मुझे लगता है उस माइंडसेट के साथ ये वोट हुआ है, तो एमसीडी का इसलिए उन्हें मिला। और बार बार जो ये जो इस पार्टी को जो सत्ता मिली है दिल्ली की, वो भी इसलिए मिली है और पंजाब में भी इसलिए मिली है। दूसरे दलों का जहां तक मामला है, बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं, ये ठीक है, ये एक खास किस्म के विचार को लेके आगे बढ़ी और इसलिए इनको सफलता मिलने में मुश्किल हुई। किसी राज्य में इनके लिए अनुकूल वातावरण रहा, कहीं पर वो जाति समीकरण बिगड़ गए, कहीं कुछ हुआ। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये पब्लिक को सीधे प्रभावित करते हैं। तो इसलिए अगर 12% वोट गुजरात में ये पार्टी ला सकती है, मध्य प्रदेश में एक लोकल बॉडी पर जीत सकती है, तो ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि वो किस तरह की राजनीति आम आदमी को देना चाहते हैं, किस तरह की डिलीवरी आम आदमी को देना चाहते हैं। राजनीति से आम आदमी को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मतलब है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और हर दल को इसकी ओर पहले लौटना चाहिए। जी जी। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमसीडी के चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कमाल किया, तो वहीं बीजेपी वो कमाल नहीं दिखा पाई। क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया और क्या कारण रहा कि बीजेपी सफल नहीं हुई, नाकाम हो गई? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस पर? एक चीज है जी, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो एक्सीडेंटल राजनीतिक दल है जी, अचानक उभर करके सामने आया और उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी से आया है। और आज की स्थिति में जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, किसी भी राज्य का हो या दिल्ली का भी हो, वो सिर्फ प्रशासन से परेशान है। और एक व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेसी से सीधा जुड़ा हुआ, उसको मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी आम आदमी को किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती। केजरीवाल जी को अनुभव लंबा है, तो उनको मालूम है कि प्रशासन किस तरीके से अड़ंगे लगाता है और प्रशासन से किस तरीके से बाहर निकलना है। ये बहुत वाकूफी वो समझते हैं और यही उनका जो भी नेटवर्क है, इस नेटवर्क से उनको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया है कि प्रशासन को किस तरीके से कसावट लगनी है। और ये जो प्रशासन में जो कसावट आ रही है वो उनके अनुभव की वजह से आ रही है और यही लोगों को पसंद आ रहा है और यही दिल्ली चुनाव जीतने की वजह बन रही है। और बाकी जगह जो स्टेट में जो फैल रहे हैं केजरीवाल, वो सिर्फ इसी वजह से फैल रहे हैं कि आज प्रशासन पे किसी भी राजनीतिक दल का अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं कस पा रहा। मध्य प्रदेश के भी संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच पर खड़े होकर के अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। केजरीवाल उस नस को, उस नज्म को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किसको कहां दबाना है, तब जाकर के काम हो पाएगा, क्योंकि एक सिस्टम है प्रशासन का और सिस्टम में जो लोग हैं शामिल वो बारीकियों को समझते हैं। इसलिए वो सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि प्रशासन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। बाकी राजनीतिक दल हैं वो आश्रित हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वो ब्यूरोक्रेसी जो उनको बताती है, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो उनको गाइडलाइन देते हैं, उस पर वो विचार मंथन करके आगे चलते हैं और उसके अलावा ये कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो केजरीवाल चूंकि इन आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए लगाम कसने में वो आदमी चतुर हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनके लगाम कस लेते हैं कि इनकी कमजोरियां क्या हैं। बाकी राजनीतिक दलों के पास में ये अनुभव नहीं है। ये सबसे बड़ी सफलता का राज है और दिल्ली में जो फतह हुई है उसका भी राज यही है और गुजरात में जो एंट्री मारी है उसका भी राज यही है। जी, अभी युवाओं को जी 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 जी
जी डॉक्टर रंजन, अभी सोशल मीडिया के गलियारों में इस तरह की भी चर्चा है डॉक्टर रंजन, के लोग कह रहे हैं जी कि भाई गुजराती मुफ्तखोर नहीं है, उन्हें मुफ्त की चीजों की आदत नहीं है। वो ये तक कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वाले तो मुफ्तखोर हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब, एजुकेशन फ्री, वो भी चीज चलिए ठीक है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सारी चीजें आप फ्री करते चले जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं तो देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए नुकसानदायक ही है। और वो इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि नहीं भाई गुजरातियों ने फ्री की चीजों को नकार दिया और वो राष्ट्रवाद की तरफ चले गए। इस बात को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि फ्री की राजनीति जो हो रही है हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान को नाकारा बना रही है। और जो भी राजनीतिक दल इस खेल में शामिल है वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हिंदुस्तान की पूरी देश की जनता को जो लोग फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं ये नाकारा धीरे धीरे बना रहे हैं। तो ये चीज तो फ्री करना ही नहीं चाहिए, इसमें किसी को भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश भी शामिल है, फ्री का राशन, फ्री की बिजली, पता नहीं क्या क्या फ्री का होता जा रहा है। ये गुजराती और इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा को हम विवाद में किसी फंसा नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री की राजनीति जो हो रही है इस देश में बंद कर देना चाहिए। जिसको जो है, जितना उपलब्ध है उतना ही करना चाहिए। ये फ्री की राजनीति जो है सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है। आप वोटों में सेंध लगा रहे हो, वोटों को खरीद रहे हो। आप यदि मध्य प्रदेश का रेशो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड उतने हो गए हैं, जितनी जनसंख्या का यदि औसत निकालेंगे तो 60 से 62% लोग मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब गरीबी का राशन पा रहे हैं। ऐसे बहुत प्रदेशों में हो गया इस तरह। तो मेरा कहना सीधा ये है कि फ्री राशनिंग हो, बिजली हो, सिलेंडर हो, कहीं भी फ्री का है, आप बिल्कुल मुफ्तखोरी बंद कर दीजिए, तब जाकर के इस देश का विकास संभव हो सकेगा। और नहीं तो इस देश को नाकारा बना दिया जाएगा। और राजनीतिक दल यही चाह रहे हैं कि इस देश के लोगों को नाकारा बना दिया जाए और मुफ्तखोरी की आदत डाल दी जाए, जिससे उनका वोट बैंक बिल्कुल रिजर्व और सुरक्षित रहे। जी आशीष जी, आपका इस पर क्या कहना है? ये जो फ्री की एक नई किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फ्री की राजनीति तो इसको लेके बहुत सारा विरोध भी हो रहा है और खुद केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के अभी कुछ महीनों पहले कहा था कि ये इस तरह बंद होना चाहिए या इसको ठीक नहीं माना था। रेवड़ी कल्चर उन्होंने, जी हाँ, ये रेवड़ी कल्चर जो है। लेकिन साहब कौन दल इससे आजाद है? हर दल कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मतदाता को प्रलोभन देता है। बिल्कुल, केजरीवाल ने बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया है, सारी चीजें फ्री करने की कोशिश की है। तो मैं जो बात है कि जो वो जनता की नब्ज पकड़े हुए, जनता को चाहिए क्या? जनता को वो बही खाता और आंकड़ा नहीं चाहिए कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा। उन्हें तात्कालिक रूप से सुविधा चाहिए। तो वो उस बॉल को उन्होंने पकड़ा हुआ है जी। लेकिन ये बात वाकई में इस पे चिंता होनी चाहिए कि इन चीजों को बंद धीरे धीरे करके लगातार, अब एक साथ बंद हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे इसको बंद करना ही होगा। बल्कि जनता को हर तरह से, हर चीज की, हर सुविधा का, भले नाम मात्र का हो या प्रतीकात्मक हो, उसको शुल्क चुकाने की आदत डालनी होगी। इसके एवज में अब फिर दूसरी बात है कि टैक्स का बहुत बोझ है, हर चीज पे टैक्स है, जीएसटी है, फला। तो जब एक आम आदमी घर से सुबह निकलता है और रात तक लौटता है, तब तक वो टैक्स ही देता रहता है, वो हर चीज में टैक्स देता है। तो वो सब चीजों का एक अनुपात सही बनाया जाए अगर, तो ये जो फ्री सुविधाएं हैं इसको धीरे धीरे कम करके और वहां से टैक्स को थोड़ा सा कम करके इस तरह से जनता को पे करने की आदत भी डाली जा सकती है। हालांकि बड़ा विषय है और बड़े विशेषज्ञ इसको सोच सकते हैं, लेकिन ये करना होगा। अब केंद्र सरकार ये कहती है कि हम 90 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात थोड़ी है, ये किसी भी देश के लिए, कि उसकी 90 करोड़ आबादी को आप फ्री राशन देना पड़ रहा है। तो ये भी तो वही बात हो गई कहीं ना कहीं कि ये स्थिति सब जगह हो गई है। तो इसलिए हर दल को इसको सोचना होगा। आम आदमी पार्टी भी इससे आजाद नहीं है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी किसी न किसी लेवल पे सब चीजें कर रही है। तो इस पे हो क्या, इस पे कोई सर्वदलीय रूप से बैठक हो, विशेषज्ञों के साथ विचार हो, इसको बंद करने की कोशिश की जाए। जहां तक गुजरात की बात है कि गुजरात ने फ्री कल्चर को नकारा है, तो फ्री कल्चर 12% वोट दिए हैं गुजरात ने किसी भी नई पार्टी को। तो वो एक चुनाव की तरह दृष्टि से बात हो सकती है। एक और अच्छा भी है कि इसको हतोत्साहित किया जाए फ्री की सुविधाएं लेने को। लेकिन ये ऐसा नहीं है। भाजपा की जो वहां पे जीत है वो कई कारणों से जीत हुई है। उसकी सत्ता है, उसने पूरी ताकत झोंकी थी और वो चुनाव रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रही थी। कांग्रेस ने आधे मन से चुनाव लड़ा,
इसलिए वहां पर स्पेस मिला आम आदमी पार्टी को। भाजपा ने ये चीजें भांप ली थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी और हमें एक लंबा मार्जिन मिल जाएगा। तो ये उस तरह का पूरा परिणाम है वहां चुनाव का। और उनकी मेहनत बेशक भाजपा की रही है, लेकिन हालात ये रहे हैं। वरना भाजपा पिछली बार 99 सीटों पे थी, बहुत लंबा छलांग नहीं लगा पा रही थी। तो ये सारी राजनीतिक चीजें हैं, ये हालात वहां पर इस तरह से पैदा हुए। अब ये जरूरी है कि अब वहां जो हो गया उससे सबक लेके जो मुख्य धारा के दल हैं, कई बार कांग्रेस के भाजपा के नेताओं ने भी घुमा फिरा के बात कही है, बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कही है कि क्षेत्रीय दलों को वोट देने की बजाय मतदाता राष्ट्रीय दल को दे दे, हमें ना दे तो कांग्रेस को दे दे, कांग्रेस को ना दे तो भाजपा को दे दे। तो ये जो छोटे दल आते हैं, ये बात सही है कि वो तात्कालिक सुविधा के लिए, तात्कालिक रूप से सत्ता में आते हैं, अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खजाने पिटारे खोल देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कभी हिसाब होगा बरसों में कभी, तो ये माना जाएगा कि ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो बुनियादी जो आर्थिक और जो संरचनात्मक जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई हैं। तो इस पर बात करना चाहिए और इस तरह की राजनीति को हतोत्साहित करना चाहिए। जी डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वोट शेयर परसेंटेज में जो बढ़त देखने को मिली है आम आदमी पार्टी की 2017 की अगर बात की जाए तो 0.62% जो वोट शेयर था वो अब बढ़कर के लगभग 13 हो गया। तो क्या ये कहा जाए कि अब चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात कर ली जाए तो ज्यादा समय नहीं बचा है विधानसभा चुनाव में, तो क्या ये कहा जाए कि अब इन तीनों राज्यों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है आम आदमी पार्टी के रूप में? देखिए क्या है कि राजनीति में सीधा सीधा ये होता है कि विकल्प होना चाहिए। अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बीच में लोगों को या मतदाताओं को चुनने के लिए तीसरा विकल्प तो चाहिए। अब एक तीसरा विकल्प हिंदुस्तान में बसपा था जो राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ रहा था। बाकी उत्तर प्रदेश की छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी की, बिहार की बात छोड़ दीजिए, कि वो दल क्षेत्रीय थे, वहां रह करके वहीं जमे रह गए, उनका विस्तार नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ में या जिस सोच के साथ में, विचारधारा नहीं कह सकता, जिस सोच और जिस काम को लेकर के आगे निकली है, तो अब लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ में एक विकल्प मिल गया है कि इस विकल्प को भी एक बार टटोला जा सकता है। तो यहाँ दिक्कत ये हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि एक सुविधा हो गई मतदाताओं के पास में कि जो वोट जो बिल्कुल आप ऐसा खराब हो रहे थे, लोगों को अनिच्छापूर्ण लोग वोट डालने के लिए नहीं जा रहे थे, अब लोगों का सिर्फ ये होगा कि इसको भी तो टेस्ट करके देख ले। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में सामने आ गई। और ये विकल्प, दिक्कत क्या हुई कि बोलने में और समझने में लोगों को दिक्कत होगी। और लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का इतना विस्तार नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी का विस्तार किस तरीके से धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, विस्तार तो हो रहा है जी, विस्तार तो हो रहा है, सोचना पड़ेगा। जी जी इसको सोचना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार कर रही है। और एक वर्ग है, आप ये देखिए बहुत गंभीरता के साथ में आप कैलकुलेशन करके देखिएगा इसको मतलब आम आदमी पार्टी को जो समर्थन देने वाला वर्ग है वो यूथ है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यूथ है, यूथ ही आज सबसे ज्यादा प्रभावित है। 65% आबादी यूथ की है। जी 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 तो यूथ ही इसके ओर आकर्षित हो रहा है। और यदि तीसरा विकल्प हिंदुस्तान में तलाश थी काफी दिनों से, बसपा के जाने के बाद में, और बहुत दिनों से तलाश हो रही थी, हिंदुस्तान के लोग, ये देश की बहुत सारी जनता तलाश कर रही थी कि किसी तीसरा आदमी तो सामने खड़ा हो। ये तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही, इसको नकारना, यदि भारतीय जनता पार्टी इसको नकार रही है और कांग्रेस के लोग यदि नकार रहे हैं तो ये नकारना सबसे बड़ा धोखा है। बिल्कुल, ये भारी भी पड़ सकता है। ये मतलब अंडर एस्टिमेट करना, मैं कहूंगा इसको अंडर एस्टिमेट करना, कहीं भारी ना पड़ जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। चलिए, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का धन्यवाद किया है एमसीडी चुनाव में अपार सफलता जो उन्हें मिली है उसके बाद। आज हमने देखा कि गुजरात के चुनाव में भी जिस तरीके से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाल ली हैं, अब उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरा बन जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम आदमी पार्टी जनता को वो विकल्प दे पाएगी जिसकी जनता को लंबे समय से तलाश है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।